गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू पॉलिस्टाइलेक्टिक। आई होप आप सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने कोर्सेज़ की तैयारी कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम साइकोएनालिटिक फेमिनिज्म डिस्कस करने वाले हैं, जो कि फेमिनिज्म का एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रीम है। साइकोएनालिटिक फेमिनिज्म ये समझाने की कोशिश करता है कि विमेन का ऑपरेशन सिर्फ लॉ, इकॉनमी या इंस्टीट्यूशंस से नहीं, बल्कि ह्यूमन माइंड के अंदर से भी ऑपरेट करता है, कि आपके माइंड में ही वो चीज़ें एम्बेड हो जाती हैं कि क्या चीज़ नॉर्मल है, क्या नॉर्मल नहीं है, स्टीरियोटाइप्स ही आपके एक नॉर्मल रूटीन हो जाती है। देखते हैं कैसे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का लेक्चर। Psychoanalytic feminism is a branch of feminist theory that uses psychoanalysis to understand women's oppression, gender identity, sexuality, and power relations. Instead of focusing on laws or economics, it explores how patriarchy operates inside the mind, shaping ideas, desires, emotions, family relations, and identity from childhood. Psychoanalytic feminists engage critically with ideas of Sigmund Freud, जिनकी theory है psychoanalysis, and later thinkers rejecting their sexist assumptions while reworking their insights for feminist purposes. इसका एक एग्जाम्पल ये है कि बचपन से ही एक जो लड़की होती है उसको ये सिखाया जाता है कि एडजस्ट करो हर सिचुएशन में, सबकी केयर करो, ठीक है, आप ज़्यादा असर्टिव मत बनो, यू शुड बी वेरी पोलाइट, ओबीडियंट, ग्रेसफुल होना चाहिए आपको। एंड बॉयज़ के लिए ऑपोजिट, बॉयज़ को बोला जाता है कि स्ट्रॉन्ग बनो, डिसीजंस लो, ठीक है, इमोशनल मत हो, सेंटिमेंटल मत हो, रोते नहीं हैं लड़के, ठीक है, लड़के बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, लड़के तो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जो ये एक्सपेक्टेशंस हैं, ये ओवर द टाइम, ओवर द पीरियड ये नेचुरल लगने लग जाती हैं, इम्पोज्ड नहीं लगती है। ऐसा लगता है कि ये तो नेचुरल है, ये तो ऐसा ही होता है। तो साइकोएनालिटिक फेमिनिज्म इस ही नेचुरल के लिए पूछता है कि क्यों ये नेचुरल क्यों लगता है, ऐसा क्यों होता है। साइकोएनालिटिक फेमिनिज्म का कोर या सेंट्रल कॉन्सेप्ट ये है कि जेंडर इनइक्वालिटी सोशल और इकोनॉमिक ही नहीं है, ये बल्कि साइकोलॉजिकल और अनकॉन्शियस माइंड में भी है, कि आपके दिमाग में बैठ गया है। ये जो सेक्सिस्ट मिसोजिनिस्टिक सोच है, ये आपके दिमाग में बैठ गई है कि ये ऐसा ही होता है। लड़कियां जो हैं वो सॉफ्ट होती हैं, लड़के जो हैं वो फर्म होते हैं, लड़कियां जो हैं वो आर्ट में और केयर गिविंग में और वो ऐसे सॉफ्ट जेस्चर्स में वो ज़्यादा काबिल होती हैं, और लड़के जो हैं वो उनका आईक्यू बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वो मैस्कुलिन जॉब्स बहुत अच्छी करते हैं। तो जॉब्स को भी इसी तौर पे बांटा गया। की क्वेश्चंस, हाउ डू बॉयज़ एंड गर्ल्स लर्न मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी, कि मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी कैसे सीखी जाती है, ठीक है। पेट्रियार्की नॉर्मल क्यों लगती है, कि ये नॉर्मल है, ऐसे ही होता है, हमारी सोसाइटी में ये नॉर्मल है, हमारी सोसाइटी ऐसे ही काम करती है, ये ऐसा क्यों है। हाउ आर विमेन ट्रेन्ड इनटू पैसिविटी एंड केयर गिविंग रोल्स, के विमेन से ही क्यों एक्सपेक्ट किया जाता है कि केयर गिविंग रोल्स जो है वो विमेन के ही हैं, जो सैक्रिफाइस है वो विमेन ही करेगी। ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ें विमेन से ही क्यों एक्सपेक्ट की जाती हैं, कि जो डिज़ायर्स हैं, फियर है, गिल्ट है, अथॉरिटी है, ये कैसे फॉर्म होती है। ये सब की क्वेश्चंस हैं साइकोएनालिटिक फेमिनिज्म के। साइकोएनालिटिक फेमिनिज्म आर्ग्यूज दैट फैमिली स्ट्रक्चर्स, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस एंड अनकॉन्शियस प्रोसेसेस रिप्रोड्यूस पेट्रियार्की अक्रॉस जनरेशंस। ये कहते हैं कि ये जो फैमिली स्ट्रक्चर, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं, पेट्रियार्की है, अनकॉन्शियसली प्रोसेस्ड है, जो हमारे दिमाग में जो एम्बेड हो चुकी है, ये जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती जा रही है। आप जिस तरीके से अपने बेटा और बेटी को पालोगे, आगे वही सेम चीज़ उनके लिए वो नॉर्मल हो गया, उनके दिमाग में बैठ गया कि ये ऐसे ही होता है, समाज ऐसे ही चलता है, मेरे यही रोल्स हैं, मेरे भाई के ये रोल्स हैं, मेरे ये रोल्स हैं, तो ऐसे ही चलना है। तो आगे आने वाली पीढ़ियों को भी वो यही सिखाते हैं। कि जैसे पता है, हमारे पेरेंट्स बोलते होते हैं कि हमारे टाइम में तो लड़कियां घर से बाहर निकलती ही नहीं थी, बहुत ऊंची ऊंची दीवारें कर दी जाती थी कि कोई अंदर झांक ना सके लड़की को, ऐसी ऐसी चीज़ें बहुत हमारे जो जनरेशन, हमसे जो पहली वाली जनरेशन है, हमें ऐसी बहुत सी बातें बताते हैं कि ऐसा ऐसा होता था। हमारे टाइम में लड़के जो होते थे वो बहुत गुस्से वाले होते थे, बड़े गबरू टाइप होते थे, है ना। तो ऐसी ऐसी चीज़ें ये आगे जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती जाती है। ट्रेडिशन जो है ये 3 फेजेस में डेवलप होता है। जो साइकोएनालिटिक फेमिनिज्म का ट्रेडिशन है कि ये सबसे पहले तो फ्रॉइड को क्रिटिक किया जाता है, देन अर्ली फेमिनिस्ट रिवीजन ऑफ फ्रॉइड, फिर स्ट्रक्चरल एंड कल्चरल री इंटरप्रिटेशन ऑफ लकानियन एंड पोस्ट फ्रॉइडियन। चलिए आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड, जिनकी थ्योरी है साइको एनालिसिस,
इनके कोर आइडियाज़ ये हैं कि जो सेक्सुअलिटी है वो बचपन से ही शुरू हो जाती है, वो बचपन से ही मतलब बिगिन हो जाती है। और वो बोलते हैं कि पर्सनालिटी जो है वो साइकोसेक्सुअल स्टेजेस से डेवलप होती है। साइकोसेक्सुअल स्टेजेस जो हैं वो 5 हैं, मैं आपको बताऊंगी कौन से। एंड देन ही सेज कि जेंडर आइडेंटिटी फैमिली के अंदर पावर रिलेशन से बनती है। पावर रिलेशन मतलब पावर रिलेशन अगर तो पेट्रियार्कल सोसाइटी है या पेट्रियार्कल फैमिली है तो मेल हेड्स वो ज़्यादा पावरफुल होंगे, फीमेल सबॉर्डिनेटेड होंगी। अगर मेट्रीलिनियल है, मेट्रियार्कल है तो विमेन हेडेड होगी, विमेन पावर में होंगी, इस तरीके से। जेंडर आइडेंटिटी इज शेप्ड थ्रू दी ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। अब ये जो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स है सारा का सारा खेल इस एक चीज़ का है जो कि हम हमारे साइकोसेक्सुअल स्टेजेस के अंदर पढ़ेंगे। जो पूरी थ्योरी है वो इसी एक चीज़ के अराउंड रिवॉल्व हो रही है। तो फ्रॉइड ने साइकोसेक्सुअल स्टेजेस जो हैं 5 दी हैं। फर्स्ट इज़ ओरल, देन इज़ एनल, देन वी हैव phallic, then we have latency, and the last one is genital. Oral starts from 0 to 1. 0 to 1 मतलब बर्थ से लेके जो पहला 1 साल है बच्चे का वो। देन एनल जो है वो 3 to not 3, anal is 1 to 3. Then phallic is 3 to 6. Latency is 6 to puberty. एंड जेनिटल इज़ प्यूबर्टी ऑनवर्ड्स, मतलब आपका टीनेज हो गया या अडल्टहुड हो गया, ठीक है। ये आपका इस तरीके से 5 स्टेजेस जो है बटी हुई हैं। ओरल में कहा वो फ्रॉइड ये कहता है कि जो प्लेजर सोर्स है वो है आपका माउथ, कैसे कि सकिंग, च्यूइंग, बाइटिंग, ये सब चीज़ें आपको सेटिस्फाई करती हैं। उस टाइम पे आप थम सकिंग करते हो, ठीक है। कोई कपड़ा दिख गया उसे चबाना स्टार्ट कर देता है बच्चा, है ना। कोई टॉय होता है उसे चबाना स्टार्ट कर देता है, बाइट करना स्टार्ट कर देता है, तो वो आपका ओरल स्टेज हो गया। देन कम्स योर एनल स्टेज। एनल स्टेज में इज़ योर प्लेजर सोर्सेज, टॉयलेट कंट्रोल, बच्चा सीखता है कि कब और कहाँ टॉयलेट करना है, ठीक है। देन कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज, फैलिक स्टेज, जिसका सारा खेल है 3 to 6 years ऑफ एज। फ्रॉइड कहता है कि ये जो 3 से 6 साल की उम्र है इसमें लड़कों को ऑडिपस कॉम्प्लेक्स हो जाता है और लड़कियां पीनस एनवी हो जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि बॉयज़ को क्या होता है, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स से मतलब ये है कि बॉय को मदर से अटैचमेंट हो जाती है, फादर को राइवल समझता है। इट इज़ मोर लाइक एक लव ट्राइंगल, है ना। तो बॉय को मदर से अटैचमेंट हो जाती है कि शी इज़ माइन, और फादर को वो राइवल समझता है कि भाई ये कंपटीशन है, ठीक है। पर उसे ये भी डर होता है कि फादर जो है वो पावर पोजीशन में है, तो वो डरता है फादर से, और उसे डर होता है कि पनिशमेंट मिलेगी। और पनिशमेंट किस चीज़ की मिलेगी? कैस्टरेशन की। कैस्टरेशन एंजाइटी क्या है? कैस्टरेशन एंजाइटी इज़ कि आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव जेनिटल है, जो आपका ऑर्गन है, उसे काट दिया जाएगा। तो ये इस चीज़ का उसे डर लगता है बच्चे को, लड़के को, इसलिए वो फादर को इमिटेट करता है, कॉपी करता है फादर को, और उनसे अथॉरिटी सीखता है कि अथॉरिटी एक पावर पोजीशन में कैसे आना है, ठीक है। मैं मेल हूँ तो मुझे कैसे बिहेव करना है, अथॉरिटेटिवली कैसे बिहेव करना है। और गर्ल्स का उल्टा है। गर्ल्स का क्या है कि गर्ल्स को लगता है कि वो बॉयज़ से कम पावरफुल हैं। कम पावरफुल क्यों है कि उन्हें किसी चीज़ की सज़ा मिली है और उन्हें कैस्टरेट कर दिया गया है, जिसके कारण उनके पास वो मेल जेनिटल नहीं है। शी फील्स लेस पावरफुल, एक कमी या एक लैक फील करती हैं वो, ठीक है। ये है साइकोएनालिसिस थ्योरी, जब पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें आती हैं उसमें, ठीक है। फिर वो मदर को ब्लेम करती है कि आपने भी कोई गलती की होगी इसलिए आपको भी कैस्टरेट किया गया है, और फादर से अटैचमेंट डेवलप होती है उसे, कि फादर से वो क्लोज होती है, ठीक है। तो सारा ये जो है फैलिक का खेल है, जो साइकोसेक्सुअल स्टेजेस में सबसे ज़्यादा जो है क्रिटिसाइज जो है वो फैलिक को किया गया है, क्योंकि 3 से 6 साल के बच्चे को क्या ही समझ होती है इन सब चीज़ों की। आई डोंट थिंक सो उनको इतना कुछ पता होता है, बट खैर। देन है हमारी लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज हमारी 6 to प्यूबर्टी, ये वो स्टेज है जहाँ पे हम बहुत दोस्त बना रहे होते हैं। हमारा सारा ध्यान खेलने में होता है कि अब हम खो खो खेलने जाएंगे, अब हम क्रिकेट खेलने जाएंगे, चलो पकड़न पकड़ाई खेलने चलते हैं, अरे मेरे फ्रेंड्स आ गए। और उस पॉइंट पे कुछ नहीं होता है कि कौन लड़का है कौन लड़की है, बस उस पॉइंट पे ये होता है कि हम खेलने जा रहे हैं, हमें खेलने जाना है, हमें बहुत खेलना है, ठीक है। हमारा ध्यान सारा फ्रेंड्स पर होता है, ठीक है, और ये खेलने पर होता है। तो ये है हमारी लेटेंसी स्टेज। देन कम्स जेनिटल। जेनिटल में हमारे में एक इमोशनल और एक सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है,
ठीक है, टीनेज या अडल्ट स्टेज, सो वी ऑल नो कि जेनिटल स्टेज में कैसी कैसी चेंजेस आ जाती हैं, हम थोड़े मैच्योर हो जाते हैं, दिमाग से इमोशनली मैच्योर हो जाते हैं, थोड़े से सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है। फिर तो यहाँ से अगर हम समझें तो फ्रॉइड का कहना यह है कि साइकोसेक्सुअल स्टेजेस बचपन में पर्सनालिटी और जेंडर आइडेंटिटी को शेप करते हैं, जिसमें हर स्टेज की एक अलग प्लेजर जोन जुड़ी हुई है किसी ना किसी बॉडी पार्ट के साथ। जैसे ओरल में आपका माउथ था, एनल में एनस है कि एक्सक्रीशन, देन फैलिक में आपका उन्होंने जेनिटल्स पर डाल दिया, देन लेटेंसी में तो नहीं, वैसा कुछ नहीं है। लेटेंसी में आपको बस आपका जो फोकस है वो डाइवर्ट हो जाता है, सेक्सुअल डोरमेंसी जो है वो आ जा, मतलब सेक्सुअल फीलिंग्स जो है वो डोमेंट हो जाती हैं, दब जाती हैं। तो उसमें मतलब हर स्टेज में कुछ ना कुछ सेक्सुअल है, लेटेंसी को छोड़ के। लेटेंसी में कुछ सेक्सुअल इतना नहीं है, उसमें वो डाइवर्ट हो जाती हैं वो फीलिंग्स। जेनिटल में तो आप सेक्सुअली मैच्योर ही हो जाते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है कि अच्छा, एक छोटी सी एग्जांपल है, मतलब फ्रॉइड का क्या है, फ्रॉइड के हिसाब से ये था कि अगर कोई विमेन डिससेटिस्फाइड है, कि वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो उसका कोई पर्सनल रीज़न होगा या कोई साइकोलॉजिकल रीज़न होगा, सोशल रीज़न नहीं है। अब यहाँ पे पर्सनल या साइकोलॉजिकल रीज़न क्या है कि वो सेक्सुअली शायद सेटिस्फाइड नहीं है, इसका कोई सोशल रीज़न नहीं। सोशल रीज़न क्यों नहीं है? सोशल रीज़न है, हो सकता है सोशल रीज़न, शायद उसको वो फाइनेंशियल डिपेंडेंसी तंग कर रही है, शायद उसको वो चीज़ तंग कर रही है कि हर जगह जहाँ भी जाना है मुझे पूछ के जाना पड़ेगा कि मैं हर जगह सबॉर्डिनेटेड हूँ, है ना। तो उसकी ये जो सोच थी ये बहुत मिसोजिनिस्टिक सोच थी, बहुत सेक्सिस्ट सोच थी उसकी। ये साइकोएनालिटिक फेमिनिज़म का जो बैकग्राउंड है वो ये है कि सेकेंड वेव फेमिनिज़म के दौरान ये इमर्ज हुआ था, और फ्रॉइड को बहुत बुरी तरीके से क्रिटिसाइज़ किया गया था, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था। इसकी थ्योरी को रीइंटरप्रेट भी किया गया, रिकन्स्ट्रक्ट भी किया गया विमेन का सबॉर्डिनेशन समझाने के लिए, पर बहुत बुरे तरीके से धोया गया था सिगमंड फ्रॉइड को। की क्लेम्स क्या थे कि लड़कों को कैस्टरेशन से डर लगता है, ठीक है, इसलिए उनमें सुपर ईगो आ जाती है। सुपर ईगो यहाँ पे अलग चीज़ है, इट इज़ नॉट व्हाट यू आर थिंकिंग, क्योंकि फ्रॉइड ने 3 चीज़ों की और बात की है, दैट इज़ इड, ईगो एंड सुपर ईगो, ठीक है। तो इड है आपका शैतान, ईगो अभी बीच में आपको बताती हूँ वो एक ग्रे मैटर है। इड आपका शैतान है, सुपर ईगो आपका देवता है, ठीक है। तो इड और सुपर ईगो को बैलेंस करता है ईगो, वो बात करता है राइट एंड रॉन्ग की, और फिर वो काम करता है। तो एक बहुत छोटा सा ये वाला भी है, तो वो डेवलप कर लेते हैं सुपर ईगो, बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। कैस्टरेशन का डर होता है तो अच्छा बनते हैं। गर्ल्स एक्सपीरियंस करती हैं पीनस एनवी की, ये जेलसी दिखाती हैं कि हमारे पास शायद वो मेल जेनिटल नहीं है, इसलिए हम कहीं ना कहीं लैक करते हैं, ठीक है। फीमेल सेक्सुअलिटी जो है वो पैसिव है, सेकेंडरी है, ठीक है, इनकम्प्लीट है। Women have weaker moral conscience, very misogynistic. Freud believed anatomy is destiny, कि आप जो पैदा हुए हो वही आपकी डेस्टिनी है। फीमेल पैदा हुए हो तो फीमेल ही आपकी, फेमिनिन रोल्स ही आपकी डेस्टिनी है। इन्फीरियॉरिटी आपके किस्मत में ही लिख दी गई है, ठीक है। अगर आप मेल हो तो आप सुपीरियर हो, ये आपकी किस्मत में ही है, जो आप जैसे आप पैदा हुए हो वो आपकी किस्मत है। खैर काफ़ी ज़्यादा अच्छे ख्याल नहीं थे फ्रॉइड के। फेमिनिस्ट क्रिटिक ऑफ फ्रॉइड, सबसे पहले हमारे पास आती हैं बेटी फ्रीडन। बेटी फ्रीडन आर्ग्यू करती हैं कि फ्रॉइड पेट्रियार्की, विक्टोरियन पेट्रियार्की से बहुत इन्फ्लुएंस्ड थे। विमेन की डिससेटिस्फैक्शन को सेक्सुअल प्रॉब्लम बोल दिया गया कि उनकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम होगी जी, उनकी कोई जो हमने पीछे बात की। और रियलिटी में प्रॉब्लम थी लैक ऑफ चॉइस, जिसकी मैंने बात की कि लैक ऑफ चॉइस, लैक ऑफ आइडेंटिटी, लैक ऑफ रिकग्निशन, कि उनके काम को रिकॉग्नाइज नहीं कभी किया गया, ठीक है। उन्हें कोई डिसीजन लेने का कभी हक नहीं दिया गया, ठीक है। आइडेंटिटी, उनकी पहचान ही कोई नहीं है सोसाइटी में। तो सी, पैसिविटी, डिपेंडेंस एंड मदरहुड एज विमेंस डेस्टिनी, उसने इन चीज़ों को प्रमोट किया, ठीक है। तो उसने टोटली फ्रॉइड का ये जो बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म है उसे रिजेक्ट किया कि ऐसा नहीं है कि सेक्सुअल डिससेटिस्फैक्शन के कारण वो दुखी है, ऐसा नहीं है। मे बी शी इज़ अनहैप्पी बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स। एग्जाम्पल ये है कि हाउसवाइफ बहुत अनहैप्पी फील करती है, फ्रॉइड कहता है कि सेक्स की प्रॉब्लम है, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम है। फ्रीडम कहती है कि नहीं, फ्रीडम नहीं है, उसको आज़ादी नहीं मिली हुई है, उसको रिकॉग्निशन नहीं मिला उसके काम के लिए, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि उसको यही एक चीज़ मिल रही है,
मतलब यही एक इसकी प्रॉब्लम है, ये नहीं है उसकी और 10,000 प्रॉब्लम है जो आप कंसिडर कर ही नहीं रहे हो, सोशल प्रॉब्लम्स जो आप कंसिडर ही नहीं कर रहे हो। अच्छा, बेटी फ्रीडन की कुछ बुक्स हैं, द फेमिनाइन मिस्टीक, जो कि आई थी 1963 में, और 1963 में ही एक और बुक आई थी, द प्रॉब्लम दैट हैज़ नो नेम। समझ आइएगा, ये नेम लिखा है मैंने, तो ये भी 1963 में आई थी। एंड देन बियॉन्ड जेंडर 1997 में। आपको इनकी बुक्स, इनके ईयर्स याद रखने हैं, बहुत आते हैं ये। आगे चलते हैं। शुलामित फायरस्टोन का कहना ये था कि मेल पैसिविटी नेचुरल नहीं है, सोशली प्रोड्यूस्ड है, क्योंकि सोशल एनवायरनमेंट आपको सिखाता है कि आपको कैसे उठना बैठना है। आप अगर लड़के हो तो आपको कैसे सोसाइटी में रहना है, अगर आप लड़की हो तो आपके क्या रोल्स हैं। तो ये सोशली प्रोड्यूस्ड है, कि नेचुरल नहीं है, ठीक है। और जो न्यूक्लियर फैमिली है वो इनइक्वालिटी को जन्म देती है, मतलब ये शुलामित फायरस्टोन का कहना था। फिर वो ये बोलते हैं कि थेरेपी जो है वो विमेन को एडजस्ट करना सिखाती है, सिस्टम को चैलेंज नहीं करती है। जैसे फ्रॉइड ने बोला था कि साइकोएनालिसिस के थ्रू आप अपनी बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व, अपने बहुत सारे मेंटल इश्यूज़ को सॉल्व कर सकते। तो वो बोलती है कि थेरेपी जो है वो सिर्फ एडजस्ट करना सिखाती है आपको अपने एनवायरनमेंट में, वो आपके जो सिस्टम आपको तंग कर रहा है उससे नहीं चैलेंज करती है। एग्जाम्पल है इसका कि अगर विमेन अनहैप्पी है तो उसका सोल्यूशन ये है कि वो एडजस्ट करे, कि आपको एडजस्ट ही करना है हर हाल में, ठीक है। सोल्यूशन ये भी हो सकता है कि फैमिली और रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर्स को रीथिंक किया जाए, है ना, कि एक चेंज जो है वो सिस्टम में लाया जाए, ये भी तो हो सकता है ना। रादर आप क्या चीज़ सोल्यूशन देते हो कि उसको एडजस्ट करना चाहिए, क्योंकि जैसे शादी के बाद लड़की को बोला जाता है तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा, तुम्हें ही एडजस्ट करना पड़ेगा, तुम्हें ही एडजस्ट करना है, वो नहीं करेंगे, इन लॉज एडजस्ट नहीं करेंगे, तुम्हें ही एडजस्ट करना है। तो वो बोलते हैं सिस्टम चेंज करो, रादर देन आप उसे बोलो कि एडजस्ट करे, तुम सिस्टम चेंज करो। सब इक्वली एडजस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, सबको इक्वली कहीं ना कहीं अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, एक बंदे से नहीं होगा। अगर ये चीज़ चलती आ रही है तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा स्कैम है, या एक कमी है हमारी सोसाइटी में। देन हमारे पास आती हैं, अच्छा इनकी एक बुक है द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स, द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स 1970 में आई थी ये, एंड बहुत इंपॉर्टेंट बुक है इनकी। ये कई बार पूछी जाती है कि ऑथर्स और इनके ईयर्स, मैं हर बार आपको बोलती हूँ कि ईयर्स तो ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास केट मिलेट, जिन्होंने ये कहा कि फ्रॉइड का एनालिसिस मेल सेंटर्ड है, वो बंदे के दिमाग से सोच रहा है, वेमेन के एक्सपीरियंसेस और प्लेजर्स को इग्नोर ही कर दिया उसने। ये साइंस नहीं है, ये पावर बायस है। वो बिल्कुल किसी और चीज़ के बारे में, वो फीमेल प्लेजर के बारे में नहीं सोच रहा है, वो क्लिटोरस के बारे में नहीं सोच रहा है, वो बस मेल ईगो के, मतलब जो उसका एज अ मेल उसका दिमाग चल रहा है, बस वही चीज़ें सोच रहा है। चाइल्ड बर्थ वॉज रॉन्गली ट्रीटेड एज पीनस सब्सटीट्यूशन, ठीक है। साइकोएनालिसिस जस्टिफाइड मेल डोमिनेंस एज नेचुरल। क्यों भाई, क्यों? एग्जाम्पल, women's pleasure is ignored, men's desire is central. Millett says this shows male bias, not science. तो अगर थ्योरी सिर्फ मेल एक्सपीरियंस एक्सप्लेन करती है तो वो न्यूट्रल साइंस नहीं हो सकती। न्यूट्रल साइंस तो तब होगी जब वो दोनों तरफ की बात करेगी, मेल और फीमेल दोनों तरफ की बात होगी, तब वो न्यूट्रल साइंस होगी। इनकी एक बुक है सेक्सुअल पॉलिटिक्स, अगेन इम्पॉर्टेंट, ये भी आई थी 1970 में। ये कुछ की थिंकर्स हैं, इसलिए आपको इनकी बुक्स ज़रूर याद रखनी है, एंड डेट्स भी याद रखनी है। कई बार मैच द फॉलोइंग आ जाता है, या फिर आ जाता है कि आप जो इसमें से एक गलत कॉम्बिनेशन है, आपको ऑथर और बुक का नाम दिया होगा, अगर कोई ऑड है तो आप वो चूज़ कीजिए, तो आपको याद रहना चाहिए कि किसकी कौन सी बुक है। देन एटलीस्ट आपको बुक तो याद रहनी ही चाहिए। कई बार सिर्फ बुक के बारे में आता है तो बुक तो आपको बिल्कुल याद रहनी ही चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं अर्ली फेमिनिस्ट रिविजन्स ऑफ फ्रॉइड, कि फ्रॉइड की थ्योरी को थोड़ा सा रिवाइज कर दिया गया। इसके सबसे पहले थे एल्फ्रेड एडलर, जो पीनस एनवी को रिजेक्ट करते थे, ठीक है, और उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था पावर एनवी को, सेक्सुअल एनवी का नहीं, उन्होंने पावर एनवी का कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने कहा कि विमेन जो है
वो ऑर्गन्स नहीं, स्टेटस और ऑटोनॉमी चाहती हैं। वो उनको मेल जेनिटल नहीं चाहिए, उन्हें पावर चाहिए, उन्हें ऑटोनॉमी चाहिए, उन्हें सोशल स्टेटस चाहिए, सोसाइटी में एक जगह चाहिए अपनी खुद की, ठीक है। जैसे लड़की क्या चाहती है, लड़की चाहती है कि उसे अच्छी एजुकेशन मिले, सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिले, ठीक है, लीडरशिप में हो। मेल ऑर्गन्स नहीं चाहिए उसे, तो पावर डिज़ायर है, पीनस एनवी नहीं है। देन इनकी भी दो बुक्स हैं इनकी, सुपीरियॉरिटी एंड सोशल इंटरेस्ट, जो कि आई थी 1964 में। देन कोऑपरेशन बिटवीन सेक्सेस 1978 में। और ऐसा नहीं है कि जो मैं आपको बुक्स लिखवा रही हूँ सिर्फ वही बुक्स हैं, मैंने जो आपको पढ़ा दिया पढ़ लिया आपने, आप इसमें भी ऐड कीजिए, देखिए अगर और भी बुक्स हैं तो वो भी याद कीजिए, थोड़ा एक्स्ट्रा भी अपनी तरफ से पढ़ के जाइए। देन नेक्स्ट है हमारे पास कैरन हॉर्नी। ये कहते हैं कि मेल सेंटर्ड साइकोलॉजी को चैलेंज करते हैं, ठीक है, और फेमिनिटी को कल्चरल प्रोडक्ट बताते हैं, कल्चरल सोशल जो भी आप कह लीजिए, ठीक है। देन कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था वूम एनवी का, वूम एनवी पीनस एनवी का हो गया ऑपोजिट, कि मैन कंट्रोलिंग विमेंस बॉडीज़ में कम फ्रॉम जेलसी ऑफ विमेंस एबिलिटी टू गिव बर्थ। आदमियों को इस चीज़ की जेलसी है कि औरत तो बच्चा पैदा कर सकती है, हम में तो है ही नहीं है ये वाली एबिलिटी, तो वो तो डिवाइन हो गया। जहाँ पे फ्रॉयड पीनस एनवी की बात करता है, वहीं कैरन हॉर्नी जो है वो वूम्ब एनवी की बात करती हैं। इनकी एक एग्जांपल ये हो सकता है कि कंट्रोल और डोमिनेंस का अर्ज इनसिक्योरिटी से आता है, क्योंकि जब आप इनसिक्योर हो गए तो आपको अंदर से होगा कि यार मैं इसको दबाऊँ किसी तरीके से, इसको ना मैं किसी तरीके से कंट्रोल करूँ, मेरा दबदबा रहना चाहिए, आप इनसिक्योर हो जाते हो, ठीक है। तो ये सुपीरियॉरिटी से नहीं आता है, दिस इज़ ड्यू टू इनसिक्योरिटी। देन इनकी बुक है फेमिनाइन साइकोलॉजी, जो कि आई थी 1967 में। तो आप देख रहे हैं कि दौर वही है, 1960s, सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म, ये वही टाइम का दौर है जब ये साइकोएनालिटिक फेमिनिज्म की बात चल रही है। नेक्स्ट क्लारा थॉम्पसन है हमारे पास, जो कि बात करती हैं कि विमेन की एंजाइटी का रीज़न बायोलॉजी नहीं है, सोशल रिस्ट्रिक्शन है। और साइकोलॉजी को फेमिनिज्म के साथ कनेक्ट किया इन्होंने, कि उन्होंने कल्चर और सोसाइटी की बात भी उसको भी एम्फसाइज़ किया, ठीक है। साइकोलॉजी और फेमिनिज्म को लिंक करती हैं। ये बोलती हैं कि विमेन फील एंशियस बिकॉज सोसाइटी लिमिट्स देम, नॉट बिकॉज दे आर बॉर्न वीक। अब जब आप विमेन को हर जगह पे रोक दोगे तो वो एंशियस ही फील करेंगी, वो हर बात पे ये चीज़ फील करेंगी कि यार मैं ये चीज़ क्यों नहीं कर सकती, मैं ये चीज़ क्यों नहीं कर सकती, या फिर एक टाइम आएगा यार ये काम मैं नहीं कर सकती, या ये काम मैं नहीं कर सकती, ये मेरा काम नहीं है, ये किसी आदमी का काम है, ये तो कोई आदमी कर सकता है, ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, मैं वीक हूँ। तो ये इसलिए नहीं है कि वो पैदा ही वीक हुई थी, ये इसलिए है कि सोसाइटी ने उन्हें सिखा दिया है, उन्हें लिमिट कर दिया, उन्हें रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, तो उनके दिमाग में वो बैठ गई हैं बातें, अनकॉन्शियसली वो चीज़ें वो करती ही जा रही हैं। तो इट इज़ नॉट दैट कि ऐसा पैदा होते ही ऐसा था, उन्हें ऐसा बनाया गया है। इनकी खैर मुझे कोई बुक नहीं मिली है, अगर आपको कोई बुक पता है इनकी, क्लारा थॉम्पसन की, या आप पढ़ते हैं इनकी बुक का नाम, तो प्लीज़ ज़रूर सबके साथ शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में, एंड ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए इनकी बुक्स के बारे में और अपने नॉलेज को ऐड कीजिए। देन हमारे पास आती हैं लेटर फेमिनिस्ट साइकोएनालिटिक थिंकर्स, जो कि हैं, सबसे पहले हमारे पास आती हैं डोरोथी डायनास्टाइन, जो कि मदर चाइल्ड रिलेशनशिप के ऊपर फोकस करती हैं। अर्ज्ड विमेंस एक्सक्लूसिव चाइल्ड केयर क्रिएट्स जेंडर इम्बैलेंस, विमेंस एक्सक्लूसिव चाइल्ड केयर, men associate care with weakness, equality requires shared parenting। ये बात करती हैं कि ये मदर चाइल्ड रिलेशनशिप के बारे में बात करती हैं कि विमेन की ये जो चाइल्ड केयर की जो एक्सक्लूसिव वो है ना एक एबिलिटी है, वो जेंडर इम्बैलेंस लेके आ जाती है। क्यों? क्योंकि मेन को लगता है कि जो बंदा केयर करता है वो वीक होता है, वो कमज़ोर होता है, दिल का कमज़ोर है, इमोशनली कमज़ोर है, वो मतलब IQ वाइज वो कमज़ोर होता है, ठीक है। इक्वालिटी वो कहती हैं तब आएगी जब शेयर्ड पेरेंटिंग होएगी, जब ये नहीं होगा कि सारा काम बच्चे को पालने का जो सारा जिम्मा है वो मदर का ही है। चिल्ड्रन ग्रो अप सीइंग ओनली मदर्स
caring. They think care is women's job. तो जब आप जैसा देखोगे, बच्चा जो देखता है वो वही सीखता है. अगर वो देख रहा है कि मेरी मम्मी की ऐसी ड्यूटीज़ हैं कि वो झाड़ू पोछा करती हैं, बर्तन करती हैं, खाना बनाती हैं, तो ये औरत की यही ड्यूटीज़ हैं. तो आप तो किसी तरीके ना किसी तरीके बच्चे को चीज़ें सिखा रहे हैं, बच्चे के दिमाग में बिठा रहे हैं. सोशलाइजेशन उसकी उस तरीके की हो रही है कि ये सारा काम जो है ये औरत का ही काम है. हालांकि बर्तन आदमी भी धो सकते हैं, खाना आदमी भी बना सकते हैं. बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में शेफ़ आदमी होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और धोबी घाट में धोबी आदमी होते हैं. तो ऐसा तो नहीं है कि ये सिर्फ एक मेल जॉब है, ऐसा नहीं है कि ये एक फीमेल ही जॉब है. तो शेयर्ड होना चाहिए, रादर देन एक ही पर हो, ये शेयर्ड होना चाहिए. देन वी हैव नैन्सी चौड्रो. नैन्सी चौड्रो कहती हैं कि मदरिंग रोल्स साइकोलॉजिकली रिप्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, गर्ल्स रिलेशनल सेल्स डेवलप करती हैं, बॉयज़ अथॉरिटी ओरिएंटेड होते हैं. कि विमेन रिप्रोड्यूस मदरिंग रोल्स अक्रॉस जनरेशन, के औरतें बच्चे पैदा करने के लिए ही मदर, वो एक मदरहुड की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लड़कियों पर ही है. गर्ल्स आइडेंटिफाई करती हैं मदर्स के साथ रिलेशनल सेल्स की, कैसे कि जो मेरी मदर है वैसा ही मुझे होना है. मतलब वो एक फेमिनाइन रोल्स से आइडेंटिफाई करती हैं. देन बॉयज सेपरेट फ्रॉम मदर्स, कैसे कि वो कर नहीं पाते हैं अपने आप को रिलेट ना मदर से, वो अपने आप को फादर से रिलेट कर पाते हैं. देन पेट्रियार्की साइकोलॉजिकली रिप्रोड्यूस्ड, नॉट बायोलॉजिकली फिक्स्ड. ये तो आपके दिमाग में घुसेड़ दी गई है. पेट्रियार्की जो है ये बाय बर्थ नहीं थी, ये आपके दिमाग में डाली गई है. गर्ल्स लर्न टू केयर लाइक मदर्स, बॉयज़ लर्न डिस्टेंस एंड अथॉरिटी, जेंडर रोल्स रिपीट जनरेशन आफ्टर जनरेशन. यहाँ पे ये कैसे है कि वो बोलते नहीं है कि बहनों को बोला जाता है कि बाहर जा रही हो तो अपने भाई को साथ में लेके जाना, और भाई बहन से भी 4-5 साल छोटा है, वो टिंगू सा है, वो क्या बचाएगा अपनी बहन को. बस वो ये है कि घर का कोई मेल मेंबर है तो इसका साथ में जाना ज़रूरी है, अगर ये साथ होगा तो सेफ़ होगा. अरे भाई, वो बच्चा खुद अनसेफ है आपकी बेटी के साथ साथ, तो अगर आपकी बेटी अनसेफ है तो वो तो बच्चा भी अनसेफ है ना. तो ऐसी ऐसी चीज़ें. देन वी हैव जूलियट ये कहती हैं, अच्छा इनकी कोई बुक कोई नहीं, इनकी तो नैन्सी चौड्रो की तो काफ़ी बुक्स हैं, जैसे कि द रिप्रोडक्शन ऑफ मदरहुड, द रिप्रोडक्शन ऑफ मदरहुड, जो कि आई थी 1978 में. देन वी हैव फेमिनिज्म एंड psychoanalytic theory, 1989. Then we have feminities, masculinities, sexualities, और ये हमारी आई थी 1994 में. Then we have individualizing gender and sexuality. ये बुक आई थी इनकी 2012 में. 4 बुक्स नैन्सी चौड्रो. नेक्स्ट जूलियट मिशेल. मिशेल जो हैं वो ये बोलती हैं कि फ्रॉयड ऑपरेशन प्रिस्क्राइब्ड नहीं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो ऑपरेशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं. साइको एनालिसिस से पता चलता है कि पेट्रियार्की कैसे सर्वाइव करती है, वो कैसे ऑपरेट करती है अनकॉन्शियस स्ट्रक्चर्स के थ्रू, अनकॉन्शियस माइंड में कैसे वो आपकी दर्ज हो गई है तो वहाँ से कैसे वो ऑपरेट कर रही है. ठीक है. फेमिनिज्म मस्ट एंगेज विद नॉट रिजेक्ट साइको एनालिसिस. वो कहती है कि फेमिनिज्म को रादर एंगेज करना चाहिए साइको एनालिसिस को रिजेक्ट करने के बजाय. इवन मॉडर्न फैमिलीज़, नो डाउट ये पॉइंट भी किसी हद तक सही है कि इवन मॉडर्न फैमिलीज़ अननोइंगली टीच ओल्ड जेंडर रूल्स. कैसे कोई अमीर घर का बच्चा है, मॉडर्न फैमिली है, बहुत मॉडर्न है, लड़के के लिए ब्लू कलर की कार आएगी एंड लड़की के लिए पिंक ड्रेस वाली कोई बाबी डॉल आएगी, है ना. तो ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें. देन लड़की को बहुत ग्रेस सिखाई जाती है कि यू शुड बी क्वाइट ग्रेसफुल, पोलाइट, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, बोल्ड पर्सनालिटी आपकी नहीं होनी चाहिए. ठीक है. लड़कों को सिखाया जाता है कि यू हैव टू बी वेरी जेंटलमैन काइंड ऑफ अ पर्सन, आपको बहुत एहतराम आना चाहिए. मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें. तो मॉडर्न फैमिलीज़ में भी अननोइंगली जेंडर रोल्स और रूल्स सिखाए जाते हैं कि लड़कियां किस हद तक, जैसे जो बिज़नेस है वो लड़के ही टेक ओवर कर सकते हैं, लड़कियां नहीं टेक ओवर कर सकती. ऐसी ऐसी चीज़ें अभी भी है
कि मॉडर्न फैमिलीज़ में आप जितना मर्जी मॉडर्न बन जाओ, पर कहीं ना कहीं वो जेंडर रोल्स, वो स्टीरियोटाइप्स, वो सब कुछ वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में एम्बेड हो गया है। आप अननोइंगली भी वो चीज़ें जो है जनरेशन टू जनरेशन आगे चलाते जा रहे हो। इनकी भी 4 बुक्स हैं। फर्स्ट इज़ साइको एनालिसिस एंड फेमिनिज्म। प्लीज़ आप स्पेलिंग्स का माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि ये इस पे लिखना थोड़ा मुश्किल होता है। देन विमेन, द लॉन्गेस्ट रेवोल्यूशन, द लॉन्गेस्ट रेवोल्यूशन जो कि आई थी 1984। देन इज़ वुमेंस एस्टेट, ये आई थी 1971। देन मैड मेड दिख रहा है, लेट मी करेक्ट दिस, मैड मेन एंड मेड्यूसास जो कि आई थी लेट मी चेक 2000 में। Next is Jacques Lacan's thought. Jacques Lacan reinterpreted Freud's using language and symbolism. इनका कहना था कि अनकॉन्शियस लैंग्वेज की तरह स्ट्रक्चर्ड, अनकॉन्शियस लैंग्वेज की तरह स्ट्रक्चर्ड होता है, जेंडर बायोलॉजिकल नहीं, सिंबॉलिक पोजीशन है, पावर सिंबल्स के थ्रू ऑपरेट करती है। एग्जांपल इसकी है कि लैंग्वेज जब लड़कों को स्ट्रॉन्ग और लड़कियों को सॉफ्ट बोलती है तो वो आइडेंटिटी शेप हो जाती है, ठीक है। वो बोलती है कि फैलस जो है वो पावर का सिंबल है, वो ऑर्गन नहीं है। आप उसे ऑर्गन समझ रहे हो, वो एक पावर का सिंबल है, ठीक है। तो लैंग्वेज पे और सिंबल पे बहुत आप फोकस कर रहे हैं। ये जैक्स लकान जो हैं वो लैंग्वेज और सिंबल पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो जेंडर इज अ सिंबॉलिक पोजिशन, नॉट अ बायोलॉजिकल डेस्टिनी। ये थे जैक्स लकान। देन हमारे पास है लूस इरिग्रे कहती हैं कि लैंग्वेज मेल सेंट्रिक है, ठीक है। विमेन के एक्सपीरियंसेस के लिए स्पेस कम है, फीमेल सब्जेक्टिविटी को रिक्लेम करना ज़रूरी है। तो वेरी सिंपल, कोई इसमें कोई वो नहीं है, कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है इसमें जो समझ नहीं आएगा। और उसका एग्जांपल वो ये देती हैं कि लैंग्वेज टॉक्स अबाउट मेन्स एक्सपीरियंसेस एंड नॉट विमेंस, विमेन नीड देयर ओन वॉइस। अब इसका एग्जांपल होगा हिस्ट्री। आपको पता होगा कि हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मेन को ग्लोरीफाई किया जाता है। हिस्ट्री को भी जब तोड़ते हैं तो वो बात करते हैं कि हिज स्टोरी, हिस्ट्री। तो जब फीमेल्स बात करती हैं या फेमिनिस्ट बात करती हैं तो वो कहती हैं हर स्टोरी। वो हिस्ट्री को यूज़ नहीं करके वो हर स्टोरी पे चली जाती हैं कि वॉइसेस, कि एक विमेन की वॉइस को कैसे बाहर लेकर आना है, कि विमेन हीरोज़ हैं, विमेन फिगर्स हैं, प्रोमिनेंट फिगर्स हैं, उनको कैसे वॉइस देनी है। तो ये एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है। ये भी लैंग्वेज, यहाँ भी हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, फीमेल लैंग्वेज सब्जेक्टिविटी। जैसे जब रूल्स की कोई बुक होगी तो वहाँ पे ही बहुत होगा, वहाँ पे हर नहीं होगा। तो राइट्स की कोई बुक होगी तो ही ज़्यादा होगा, शी नहीं होगा, हर नहीं होगा। तो ऐसी चीज़ें। देन जूलिया क्रिस्टीवा किस चीज़ की बात करती हैं? जूलिया क्रिस्टीवा कहती हैं कि डिस्टिंग्विश करती हैं वो सिंबॉलिक और सिमोटिक के बीच में। सिमोटिक लिंक्ड टू मैटरनल बॉडी एंड क्रिएटिविटी। मदरहुड कैन बी एम्पावरिंग नॉट ऑप्रेसिव, कि तो मदरहुड को वो करती हैं, ग्लोरीफाई करती हैं कि वो एम्पावरिंग है, वो ऑप्रेसिव नहीं है। तो मदरहुड को आप ब्लेम मत कीजिए कि मदरहुड तो बहुत एक ब्यूटीफुल एबिलिटी है एक फीमेल की। आइडेंटिटी इज़ ऑलवेज अनस्टेबल एंड इन प्रोसेस। तो इस चीज़ की बात करती है। एग्जाम्पल वो देती हैं कि मदरहुड क्रिएटिव और पावरफुल है, ना सिर्फ रिस्ट्रिक्टिव। तो वो भी एक देखिए। आप तो मदरहुड को टोटली आप ऐसे कह रहे हैं कि इसके कारण कंट्रोल किया गया है, तो आप ये मत देखिए कि मदरहुड को कंट्रोल ही किया गया। आप ये देखिए कि मदरहुड की अपने आप की एक खूबी है कि इट इज़ क्रिएटिव एंड पावरफुल। कुछ है उसमें बात, अरे उसमें कोई बात है तो उसकी बात हो रही है ना। तो मदरहुड अपने आप में एक बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है, वो ये चीज़ बोलती हैं। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि पेट्रियार्की सिर्फ इंस्टीट्यूशन में नहीं, माइंड में भी होती है। स्टीरियोटाइप्स आपके दिमाग में भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टीरियोटाइप सिर्फ हवा में घूम रहे हैं, ये पहले आपके दिमाग में, फिर ये हवा में। देन जेंडर रोल्स अनकॉन्शियस ट्रेनिंग से बनते हैं, ठीक है। जो बच्चा देखेगा
वही वो सीखेगा, वही वो इमिटेट करेगा। देन बायोलॉजी जो है वो डेस्टिनी नहीं है। अगर एक लड़की पैदा हुई, अगर कोई बच्चा एक फीमेल बॉडी में पैदा हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हार्ट का डॉक्टर नहीं बन सकता है, या वो एक साइंटिस्ट नहीं बन सकता है, या फिर ऐसा नहीं है। वो लड़की एक साइंटिस्ट भी बन सकती है, ठीक है, वो लड़की स्पेस में भी जा सकती है, पायलट भी बन सकती है, सब कुछ। तो बायोलॉजी डेस्टिनी नहीं है, ठीक है। वो एक बॉक्सिंग चैम्पियन भी हो सकती है। सो फेमिनिस्ट्स ने साइकोएनालिसिस को क्रिटिक का टूल बना दिया। कंक्लूजन, फाइनल एग्जाम्पल ये है, मदरहुड या केयर गिविंग वीकनेस नहीं है किसी भी हालत व सूरत में। वो एक वीकनेस नहीं है, वो एक तरीका है, या आपकी ही खूबी को आपके अगेंस्ट यूज़ करके, आपके अगेंस्ट आपको उसी आपकी खूबी के थ्रू ही आपको कंट्रोल किया जा रहा है, वो आपकी खूबी है। तो ये माना जाता है साइकोएनालिटिक फेमिनिस्ट्स का। तो यहाँ पे हम हमारा लेक्चर जो है कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक क्वेश्चन आज का, विच फेमिनिस्ट साइकोएनालिस्ट आर्ग्यूड दैट विमेन डिज़ायर सोशल पावर नॉट मेल एनाटमी, कि उन्हें सोशल पावर चाहिए, मेल ऑर्गन्स नहीं चाहिए उन्हें। तो वो पावर एनवी की बात कर रही हैं, पावर की बात कर रही हैं, पीनस एनवी की बात नहीं कर रही हैं। वो कौन है, कौन सा फेमिनिस्ट है जो ये बात कर रहा है? थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे हम हमारा लेक्चर जो है कंक्लूड करते हैं। अगर आपको हमारा आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। हैव अ वेरी नाइस डे।